Hello, my dear students. Once again, welcome to the class of the day. Students, आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश प्रोज लेसन 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन जो कि एनीस जंग जी के द्वारा लिखा गया है का अध्ययन करेंगे। गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसी लेसन का पार्ट फर्स्ट जो कि एक लड़के की कहानी है समटाइम्स आई फाइंड आरोपी इन द गार्बेज, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसे लड़के के बारे में बात किया है जिसका नाम साहिब आलम है और जो कि रैक पिकिंग का काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो कि इस लेसन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मुकेश है और वो अपने फैमिली के बारे में बताता है लेखिका को किस प्रकार से वो उसका घर कैसा है और किस प्रकार से उसके पूर्वज एक बैंगल मेकिंग का काम करते थे और किस प्रकार से उसका ड्रीम है आगे चल कर के वो क्या करेगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। तो शुरुआत करते हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, टाइटल ही कितना स्टैंडर्ड है। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो देखते हैं इसमें मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इज़ अ नेम, ही इज़ द लीड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पर इंसिस्ट करता है, जोर देता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपने स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है और कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वह अनाउंस करता है, वो घोषणा करता है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। फिर देखिए क्या है, कहते हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, मैं पूछी अर्थात जो एनीस जंग बोलती हैं कि मैंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में या कारों के बारे में कुछ जानते हो। अब फिर कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और कहते हैं कि वह मेरी आंखों की तरफ देख करके अर्थात सीधे मेरी आंखों में नज़र से नज़र मिलाकर कहता है क्या मैं कार चलाना सीख लूँगा। आई विल लर्न टू ड्राइव कार। और हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town Firozabad, famous for its bangle। कहते हैं his dream looms like a mirage amidst, उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे जो कि फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद की गलियों में उड़ रही धूल के बीच में कहीं मृग मरीचिका सा प्रतीत हो रहा था। लूम लाइक प्रतीत हो रहा था, लाइक अ मिरैग मिडिस्ट प्रतीत हो रहा था, मृग मरीचिका जैसा प्रतीत हो रहा था। मीन्स टू से दैट, लग रहा था कि इट इज़ वेरी इजी टू गेट इट बट द राइटर नो हाउ इट वॉज डिफ़िकल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कहते हैं फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त रहा, अर्थात वहाँ फिरोज़ाबाद इज़ वेरी फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। तो फिरोज़ाबाद का लगभग हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग के लिए फेमस था या बैंगल मेकिंग में इंगेज रहता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज वेयर स्पेंड generations working around furnace welding glasses making bangle for all the women in the land it seemed। और कहते हैं it is the center of India's glass blowing industry। अब इस कहते हैं यह भारत के कांच की आकृति बनाने वाले उद्योगों का सेंटर था, केंद्र था। वेयर फैमिलीज वेयर स्पेंड जनरेशंस, जहाँ पर परिवार भट्टियाँ झोंकने में या भट्टियों में काम करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया करते थे। और वेल्डिंग ग्लासेस बनाने में, चूड़ियों को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है जैसे सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए ये पीढ़ियाँ बिता देंगे,
अर्थात ऐसा लगता था कि इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने का, और इसीलिए दे वेयर ऑलवेज इंगेज मेकिंग बैंगल्स। और यही कारण था कि वे हमेशा बैंगल बनाने में बिजी रहते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं बैंगल मेकिंग वालों में से एक है, अर्थात मुकेश का परिवार भी बैंगल मेकिंग का काम करता है। मुकेश का परिवार भी बैंगल मेकिंग का काम करता है, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज़ illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। कहते हैं उनमें से कोई नहीं जानता था कि इन छोटे बच्चों के लिए बिना हवा, जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, और डिग्निटी सेल विथआउट एयर एंड लाइट, और जहाँ पर थोड़ी भी किसी भी प्रकार की हवा नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेर कोठरी जैसे लगता है, और जहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक है, वहाँ पर इन छोटे बच्चों को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर देखिएगा, मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है, और नन ऑफ देम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं किसी को भी नहीं मालूम था कि ये इन जैसे बच्चों के लिए इलीगल था, गैर कानूनी था, लाइक हिम, उनकी तरह, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, इस प्रकार से ग्लास की भट्ठी में काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, इतने। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैराग्राफ नंबर 11 को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है, और नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, यह लाइक हिम, उन जैसे बच्चों के लिए यह एक गैर कानूनी काम था। टू वर्क इन ग्लास फर्नेस, एक ग्लास की भट्ठी में काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, इस प्रकार के हाई टेम्परेचर में, इन डिंगी सेल्स विथआउट एयर, एक ऐसे धुंध कमरे में जहाँ पर हवा ही नहीं थी, एंड लाइट, और ना ही एक खास रोशनी आ रही थी, और दैट द लॉ इफ enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daily daylight hours after losing the brightness of their eyes। तो इनके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इतनी बंद कोठरी में, गंदे स्थान पर, जहाँ का इतना हाई टेम्परेचर रहता है, और उस कांच की भट्ठी में इतने सारे बच्चे काम करते हैं, उनको नहीं मालूम है कि एक इलीगल वर्क है, गैर कानूनी काम है। और कहते हैं एंड लाइट इन इन्फोर्स्ड, और कहते हैं कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, कि वे सभी 20,000 बच्चे, आउट ऑफ द नॉट फर्नेस, जो कि भट्टियों से अलग कर दिया जाए, दे वेयर स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, तो वे अपने दिन के घंटों में, जहाँ वे अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्रायः वे अपनी आँखों की चमक खो बैठते हैं। तो लेखक उनके बारे में बताते हैं, उन बच्चों के बारे में, कि इनमें से कोई नहीं जानता है, जैसे छोटे बच्चे बिना हवादार, धुंध और गंदे कोठरियों में, ऊंचे टेम्परेचर पर, कांच की भट्टियों में गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं। और कहते हैं कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो वे लगभग 20,000 बच्चे जो गर्म भट्टियों में काम करते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के अधिकतर घंटे कठिन परिश्रम करते हैं, और प्रायः ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, उनके आँख की रोशनी खो जाती है, अर्थात वे प्रायः इतनी हार्ड वर्क करते हुए अपने आँख की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज
ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब बताते हैं कि मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पेशकश करता है, विच ही प्राउडली से इज़ बीइंग रिबल्ट, और वो ज़िद करता है मुझे अपने घर ले जाने के लिए। तो बताते हैं कि मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पेशकश करता है, तो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विथ गार्बेज। तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी और वो गर्व से कहता है उसका घर जाने के लिए, अर्थात वो मुझे अपने घर ले जाता है और जब मैं उससे घर के लिए चल देती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन बताते हैं वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होप्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। जिस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, बताते हैं कि हम कूड़े से पटी हुई बदबूदार उन गलियों से गुजर रहे थे जहाँ पर ऐसे घर थे जो टूटे हुए थे, जहाँ की दीवारें टूटी हुई थी और वहाँ की विंडोज़ के बारे में कहते हैं वॉगी डोर्स, और जो दरवाजे थे वोगी अर्थात उसमें जंग लगा हुआ था, और नो विंडोज़ और कोई खिड़की नहीं थी, और क्राउडेड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन, और जो कि लोगों से, मनुष्यों से और एनिमल से, ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो कि ह्यूमन और एनिमल अर्थात जिसमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार भली भांति सटे हुए थे, और कॉक्साइटिंग इन अ प्रिमिनल स्टेट, अर्थात भली भांति साथ साथ रह रहे थे। ऐसे घनी बस्ती में वे इंसान और जानवर उस छोटे से घर में एक साथ रह रहे थे। वो बताते हैं कि ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वुडी आयरन डोर विथ हिज फूट। कहते हैं वो एक ऐसे घर के सामने जाकर खड़ा हो गया, दरवाजे पर रुक गया, जो कि एक लोहे का डगमगाती हुई दीवार वाला घर था, और जहाँ पर अगर आप तेज़ी से ठोकर मार दोगे तो वो गिर जाएगा। ऐसे दीवार, ऐसे घर के पास जा कर के वो लड़का खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वी इंटर द हाफ बल्क शैक। अब बताते हैं कि हम आधे खुले हुए कमरे में इंटर करते हैं, अर्थात वो घर के बारे में बताते हैं जहाँ पर दरवाजे को आप चाहो तो एक ज़ोर से अगर धक्का दे दो, आप थोड़ा सा पुश कर दो, धक्का मार दो तो दरवाज़ा अपने आप गिर जाएगा। हम कहते हैं कि अध बनी झोपड़ी में इस प्रकार से प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विथ डेड ग्रास, और कहते हैं कि सूखी घास, डेड ग्रास, सूखी घास के छप्पर से एक हिस्सा ढका हुआ था, और जहाँ पर फायरवुड स्टोव, लकड़ी का चूल्हा, ओवर विच सिट्स। हाँ, जिसको फिर समझिए चाहे तो एक बार, वी इंटर्ड अ हाफ बिल्ड शैक। हम एक अधजली या अध बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी झोपड़ी जो पूर्ण रूप से बनी नहीं हुई थी, जिसमें ठीक से रहा नहीं जा सकता था, वो आधी ही ढकी हुई थी। ऐसी झोपड़ी में वे इंटर करते हैं, और इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से पर थैस्ड विथ डेड ग्रास, सूखी घास का छप्पर बना हुआ था, और अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, एक चूल्हा जल रहा था, विच सेट्स लार्ज वेसल, जहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, और सीजलिंग स्पिनिच लीव, और जिसमें स्पिनिच लीव या जिसे हम पालक की पत्तियाँ इधर उधर उबला रही थी, अर्थात जिसमें पालक की पत्तियां उबाली जा रही थी। एक ऐसा बड़ा सा बर्तन उस चूल्हे पर रखा हुआ था, जो कि एक आधा ढका हुआ घर था, अध बना हुआ घर था, झोपड़ी थी, और जिसमें एक किनारे पर कुछ छप्पर था जहाँ पर एक चूल्हा था, जल रहा था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें सब्जी बन रही थी, पालक की सब्जी बन रही थी। कहते हैं ऑन द ग्राउंड in large aluminum platters or more chopped vegetables,
अब कहते हैं कि ज़मीन पर एक एल्युमिनियम की प्लेट में और कुछ कटी हुई सब्जियां इधर उधर पड़ी हुई थी और अ फ्राइल यंग वुमेन इन कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली कमज़ोर युवती पूरे परिवार के लिए इवनिंग फूड, शाम के लिए भोजन बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल। यद्यपि उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, अर्थात धुआं भरी हुई आंखों से शी वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। मतलब शी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट शी हैज़ नो प्रॉब्लम फॉर इट, शी वाज स्माइलिंग। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में बहुत बड़ी नहीं थी, अर्थात उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी। शी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंज हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और जैसे हम लोग वहाँ पे एंटर किए, वह बहू पूरे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ घर के अंदर चली जाती है और अपने घूंघट को ढक लेती है, सम्मान में अपने घूंघट को ढक लेती है। ठीक है, इसको फिर देखते हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, जिसको कमांड दिया जाता था, अर्थात जिसको सम्मान से बहू के रूप में या बहू कह करके बुलाया जाता था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि उस घर की डॉटर इन लॉ थी, बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जहाँ पर पहले ही 3 व्यक्ति रहते थे। कौन कौन से लोग 3 व्यक्ति रहते थे? जैसे हर हस्बैंड, मतलब जो बहू थी उनके हस्बैंड, मिस मुकेश के बड़े भाई और मुकेश और हिज फादर, अर्थात उनके पिताजी मुकेश और मुकेश के बड़े भाई जो उस घर में रहते थे, उनकी वो देखभाल करती थी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़े व्यक्ति या बड़े व्यक्ति घर में इंटर करते थे तो सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तब वह, जब कोई बूढ़े आदमी इस कमरे में प्रवेश करते थे तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वह अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लिया करती थी, अपने घूंघट को चेहरे तक सरका लिया करती थी। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि हमारा रीति रिवाज कहता है, जैसे कि यह प्रथा है हमारे यहाँ, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉज हैं, जो पुत्र वधुएं हैं, वो पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे में घूंघट डाल लिया करती हैं। ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवरिस्ड बैंगल मेकर, और यह बुजुर्ग एक अत्यंत ही निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। कहते हैं कि पहले जो चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति हैं, पहले वो एक दर्जी का काम करते थे, फिर उन्होंने कठिन मेहनत किया और चूड़ी बनाना शुरू कर दिया। और बताते हैं कि कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गए हैं टू रेनोवेट अ हाउस, एक घर के पुनर्निर्माण के लिए, अर्थात घर के नवीनीकरण करवाने के लिए उनके पास उतना अधिक धन नहीं रहता है। और फिर क्या है, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही न्यूज़, वो उनको केवल वही शिक्षा दे पाते हैं जो वह जानते थे, क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, अर्थात वो अपने दोनों पुत्रों को वही शिक्षा दे पाए थे जो वह जानते थे। और वह क्या जानते थे? चूड़ी बनाने की कला जानते थे, और वो अपने पुत्रों को वही चीज़ दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश डॉटर, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह हमारा भाग्य है,
यही हमारा कर्म है और इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से कष्ट सह रहे हैं। जब हमारा भाग्य खुलेगा तो हम भी अन्य लोगों की तरह आराम से जीवन बिताएंगे। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? कहते हैं कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करने में जो धूल उड़ती है उससे उनके पति अंधे हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। अर्थात उन्होंने देखा था कि ये कितना खतरनाक है। जो चूड़ी बनाते समय चूड़ी में जो पॉलिश की जाती है वो बहुत ही पॉइजनियस होता है, जो कि हमारे आइस में काफ़ी प्रभाव डालता है और इसी कारण से लोग धीरे धीरे अंधे होना शुरू हो जाते हैं। कैन अ गॉड गिवन लीन एज एवर बी ब्रोकन? और कहते हैं कि क्या ईश्वर इस श्रृंखला को तोड़ेंगे? क्या ईश्वर इस वंशवादी परंपरा को तोड़ सकते हैं जिसमें हमारे परिवार के लोग धीरे धीरे अंधे हो जाते हैं? और शी इम्प्लाइज, और इस प्रकार से वह इम्प्लाइज करती हैं, वह ईश्वर से कहती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि क्या यह परंपरा हमारे परिवार से कभी टूटेगी? हमारे परिवार के लोग भी कभी क्या अन्य काम में आगे बढ़ेंगे बैंगल्स मेकिंग के अलावा? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल फैमिली में जन्म लेने पर वे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देख पाते हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा है। और इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट्स इज़ इन फिरोज़ाबाद। कहते हैं कि यह हर जगह है, घर में, घर के आंगन में, दूसरों के घरों में और प्रत्येक आंगन में, फिरोज़ाबाद की गलियों में भी, जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपको केवल और केवल बैंगल ही बैंगल दिखाई पड़ेंगे। और सेपरेट्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो। कहते हैं कि चूड़ियों की जो डंडा मुरी होती है, अर्थात चूड़ियों का जो रंग है पैडी ग्रीन अर्थात चमकीले, ये सनी गोल्ड चमकीले गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन धान के रंग की, रॉयल ब्लू शाही नीली, पिंक पर्पल गुलाबी बैगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो। ये सभी रंग धनुष के 7 रंगों से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो सारे कलर हैं, जो भिन्न भिन्न कलर बनते हैं, ये इंस्पायर्ड कहाँ से हैं? 7 रेनबो कलर से इंस्पायर्ड होते हैं। उन्हीं को देख करके, उन्हीं की सुंदरता को देख करके बैंगल को कलर किया जाता है। फिर नेक्स्ट, लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड आर पिल्ड ऑन 4-wheeled hand cart pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। कहते हैं जो ये इस प्रकार से गंदे आंगन है, वहाँ पर जो टीलों पर पड़ी हुई है हाथ से चलाने वाली चौपहिया गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है। एंड द डार्क हचमेंट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। और बताते हैं कि वहाँ पर तेल के दीपक टिमटिमाते हुए वहाँ पर जलते रहते हैं। सिट गर्ल्स एंड बॉयज़ विद देयर फादर एंड मदर, जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ अपने माता पिता के पास बैठे रहते हैं। और वेलिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वे जो लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं वे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको वृत्ताकार प्रदान करते हैं, उनको सर्कल प्रदान करते हैं। मीन्स जो वो एक प्रकार से लंबे लंबे उसको काटा जाता है तो उसको फिर गोल आकार देते हैं, दोनों मुंहों को ला करके एक साथ जोड़ते हैं जिससे कि वो एक गोल आकार प्राप्त कर लेता है। कितना कठिन काम होता है। और देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड। अब कहते हैं उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा अनुकूल हो जाती हैं। और दिस इज़ वाई दे ऑफन, कहते हैं दिस इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। यही कारण है कि वे जब एडल्ट होने पर, वयस्क होने पर अपनी नेत्र की ज्योति
पूर्ण रूप से गंवा बैठते हैं, बिकॉज धीरे धीरे करके वो हैबिचुअल हो जाते हैं अंधकार में काम करने के लिए। और जब वे धीरे धीरे आँखों की रोशनी उनकी जाती रहती है और उनको पता नहीं चलता है, और फाइनली तब उनको मालूम चलता है व्हेन दे बिकेम टोटली ब्लाइंड। जब वे टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं तब शायद उनको आभास होता है कि दे आर ब्लाइंड। एंड दैट इज़ वाई दादी माँ कहती हैं कि ये हमारा जो परिवार का जो परंपरा चली आ रही है वो कब टूटेगी। वो जो लाइन एज एवर बी ब्रोकन, वो कहती ना, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, कैन अ गॉड गिवन, ये लिखा है ना, कैन अ गॉड गिवन लाइन एज एवर बी ब्रोकन। क्या ईश्वर कभी हमारे परिवार की इस परंपरा को तोड़ेगा जहाँ पर लोग काम करते करते ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सरिता, यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस sits alongside an elderly woman soldering piece of glass। कहते हैं एक छोटी सी बच्ची है, यंग गर्ल, एक छोटी लड़की जिसका नाम सविता है, जो कि बहुत अरुचि, मतलब बहुत ही ड्रैप कलर के अर्थात भद्दे कलर के पिंक या गुलाबी वेशभूषा पहने हुए हैं, और जो कि अपने एल्डर वुमेन एक बुढ़िया के पास में बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं, कांच के टुकड़ों में कांटा लगा रही हैं, अर्थात कांच के टुकड़ों को सेट कर रही हैं, बैंगल बनाने की कोशिश कर रही हैं। और एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर्ड इफ शी नोज द सैंटिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प मेक। कहते हैं वो बताती हैं, लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी दादी के पास बैठी है और वो चूड़ियाँ बनाने का प्रयास कर रही है, बना रही है, कांटे लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं, लाइक अ टोंग्स, जैसे कि चिमटे की तरह यंत्र चल रहे हैं। और आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ शी नोज द सैंटिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प मेक, मैं सोचती हूँ, लेखिका बताती हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, चूड़ियों की सैंटिटी को जानती है, चूड़ियों के विषय में बहुत कुछ जानती है, न जानते हुए भी वो इतना अच्छा काम कर रही है। बताते हैं, इट सिम्बलाइजेज द इंडियन वुमेन्स सुहाग। कहते हैं कि यह भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक माना गया है, ये बहुत ही पवित्र माना गया है, ठीक है ना, यह बहुत ही पवित्र माना गया है, यह भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक माना गया है। और ऑस्पेशियसनेस इन मैरिज, और इसकी और यह शादी ब्याह में भी विशेष माना गया है, शादी ब्याह के लिए भी यह विशेष माना गया है। इट विल ड्राउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विथ रेड व्हील। अब कहते हैं कि एक दिन वह अचानक ही समझ जाएगी जब उसका सिर लाल आवरण से या लाल घूंघट से सजाया जाएगा। हर हस्बैंड डाइड रेड विथ हिना हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना। अब कहते हैं जब उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर wrist, और जब वो लाल कलर की चूड़ियाँ उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में पहनाई जाएगी, तब वो समझ जाएगी कि इसका महत्व कितना है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जैसे कि अन्य महिलाएं होती हैं, जैसे कि वो जो उसके बगल में बैठी हुई है, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत वर्ष पहले ही हो चुकी है, अर्थात बहुत वर्ष पहले ही वह भी दुल्हन बन चुकी थी। जो ओल्ड वुमेन बैठी हैं उनके विषय में बता रही हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर wrist, कहते हैं वो अभी भी उसके हाथों पर, अभी भी उसके कलाइयों में बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई रोशनी नहीं है। उस ओल्ड वुमेन के बारे में बताती हैं
कि सिंस मैनी ईयर्स एगो, जब उनको लाल जोड़े में लाया गया था, शादी हुई होगी, देन डेफिनेटली शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बट नाउ शी हैज़ बिकम ओल्ड एंड द कलर ऑफ हिज बॉडी एंड द कलर ऑफ हिज बैंगल्स आर आल्सो डिम। सब कुछ डिम हो गया है, धीरे धीरे वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में जीने लगी है। तो वो एक परंपरा है, रीति रिवाज है, जिसको हम जब तक एक बार धारण कर लेती हैं महिलाएं तो उसको सुहाग मानती हैं और उसको एक सम्मान के तौर पर, श्रृंगार के तौर पर यूज़ करती हैं। एक वक्त शेर भर मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, और बताती हैं कि उसने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया है। ठीक है ना, ये एक बार शेर भर खाना भी नसीब नहीं, एक बार शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती हैं, जो ओल्ड वुमेन है वो कहती हैं कि एक बार शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन द वॉइस ऑफ ड्राइंड ऑफ जॉय, और एक प्रकार से वो खाली पेट हैं, खुशी से खाली आवाज़ में कहती हैं, अर्थात वो खाली पेट है बट शी इज़ नॉट अनहैप्पी, शी इज़ हैप्पी। और वह कहती हैं कि हम उसने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया है, और शी हैज़ नॉट enjoyed इवन ऑफ फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। और कहते हैं कि उसने वास्तव में पूरे जीवन में एक बार भी ठीक ढंग से भोजन नहीं किया है। और इट्स वाट शी हैज़ रिपीटेड, ये वही शब्द है जो वह बार बार रिपीट करती है, दोहराती है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी हवा में फ्लो कर रही है, लहरा रही है, वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं आता है, चूड़ियाँ बनाने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, जीवन में मैंने सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह है मकान बनाना। अर्थात जीवन में मैंने बहुत थोड़े से वर्क किए हैं जिसमें मेरा घर बनाना भी शामिल है। ओके, कम बैक, नेक्स्ट पैराग्राफ। बताते हैं कि हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। कहते हैं हियरिंग हिम, उसको सुनना, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, जो उसने, यदि उसने प्राप्त किया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो अन्य लोग जीवन में प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। मतलब उसका जो कहना है कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं मेरे ही तरह के, मेरे ही आसपास, जिन्होंने पूरे जीवन हार्ड वर्क किया बट दे डिड नॉट गेट व्हाट दे वांट, उन्होंने अपना अच्छा सा घर भी नहीं बना पाया, लेकिन मैं पूरे जीवन मेहनत करने के बाद कम से कम अपने घर को इनोवेट तो कर पाया था, उसको थोड़ा सा मरम्मत तो कर पाया था। इसलिए कहते हैं कि उसकी बात सुनकर किसी को आश्चर्य होगा कि उसने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली थी जो अन्य व्यक्ति अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते थे। और ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक छुपाने के लिए, अर्थात सिर छुपाने के लिए उसके पास एक छत तो थी। दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी, हिज फैमिली वॉज हैप्पी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग नथिंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। कहते हैं क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त कुछ भी ना कर पाना, यह उनके लिए पर्याप्त भोजन भी ना मिल पाना, और बताते हैं कि पैसे ना मिल पाना, यह उसका सबब नहीं था। अर्थात उस चीज़ को लेकर वो चिंतित नहीं थे, वो क्राई नहीं करते थे, रोते नहीं थे, चीखते चिल्लाते नहीं थे। ठीक है ना, घर पे। फिर कहते हैं द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नौजवान थे अपने बड़ों के गम में डूबे हुए हैं, लेमेंट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। लिटिल्स हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, और ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ
mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। बताते हैं कि वर्षों ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल, वर्षों तक मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले कठिन परिश्रम के पहले हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उन्होंने अपनी सारी कल्पना को समाप्त कर दिया है। द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, अपने स्वप्न की योग्यता को भी समाप्त कर दिया है। अर्थात वर्षों से मस्तिष्क को शून्य करने वाले कठोर परिश्रम ने पहल करने और कल्पना करने की क्षमता को ही समाप्त कर दिया है। एंड दैट इज़ वाई दे आर हैप्पी वाट एवर दे हैव नॉट मोर डिज़ायर टू गेट, उनके पास अधिक चाहने की, अधिक प्राप्त करने की या सोचने की क्षमता नहीं रह गई है। वाट एवर दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ दे आर हैप्पी विद दैट, जो भी उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है लगभग उसी से वे खुश हैं, उसी से वे संतुष्ट हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। अब लेखिका कहती हैं कि आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग वुमेन, मैंने जो यंग मेन एंड वुमेन थे उनसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने, बताते हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आप लोग अपने को सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव fallen into vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers। मैंने उन नौजवानों से पूछा जो कि उन बिचौलियों के चक्कर में फंस गए थे, जिनके फादर एंड फोरफादर लोग भी उनके चक्कर में फंसे हुए थे और जिस कारण से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसीलिए मैंने कहा व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं करते हो, अर्थात आप लोग सहकारी समिति बना करके एक साथ अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वन हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। इस पर वे कहते हैं कि यदि हम एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं, यदि हम संगठित होकर के काम करते हैं तो द पुलिस हमको पकड़ ले जाएगी, हमारी पिटाई करेगी, हमको जेल में बंद कर देगी। किस कारण से, एक इलीगल वर्क करने के कारण। वो कहेगी कि हम इलीगल वर्क कर रहे हैं, अर्थात हमारा काम केवल बैंगल मेकिंग करना है, हमारा काम सेलिंग करना नहीं है, जिस कारण से वो हमको पिटाई करेंगे, हमको डांटेंगे और हमको फाइनली जेल में डाल देंगे। और फिर क्या है, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कहते हैं कि उनके बीच में कोई लीडर भी तो नहीं है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कोई नेता नहीं है उनके लिए, और नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है हु कुड हेल्प देम सी दिस डिफरेंटली, सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई है भी नहीं जो उन चीज़ों को भिन्न प्रकार से सोचे, अर्थात इसको भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने में, उनको बिजनेस करने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स लोग भी, अर्थात उनके पिता उतने ही थक गए हैं जितने कि वे लोग थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, कहते हैं वे एक प्रकार से एक कुंडली में बात करते हैं। क्या करते हैं वे, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पिरल, वे एक कुंडली में बात करते हैं, दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपाथी, जो कि जिसका कोई अंत नहीं है, ग्रीड एंड इनजस्टिस, अर्थात वह कुंडली में बात करते हैं और वह कुंडली गरीबी के, रुचि के अभाव, लालच और अन्याय की आड़ ले लेती है। इस प्रकार बताते हैं कि वो लालच और इनजस्टिस की आड़ ले लेती है। एंड दे ओनली से दैट दिस इज़ अवर फ्यूचर, दिस इज़ अवर भाग्य, दिस इज़ अवर डेस्टिनी, दिस इज़ अवर, यही हमारा भाग्य है, हम अपने भाग्य में ही जी रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई वे कहते हैं कि हमारी ये परंपरा कब समाप्त होगी, और उसको उन्होंने एक प्रकार से अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपनी परंपरा मान लिया है। एंड दैट इज़ वाई दे आर लिविंग इन इट। Okay, now let's read the last paragraph of this lesson. Listening to them, I see
लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। कहते हैं उनकी बातें सुनकर मैं भिन्न भिन्न दो विचारों को देखती हूँ, अर्थात मैं भिन्न भिन्न दो वर्ड्स को देखती हूँ, दो दुनिया को देखती हूँ। कौन कौन सा? वन ऑफ द फैमिली काउट इन अ वेब ऑफ पुअर्टी burdened by the stigma of caste in which they are born। अब कहते हैं पहला क्या? एक दुनिया तो उनके परिवार की जो गरीबी की जाल में फंसी है, और जो कास्ट, जो जाति जिसमें वो पैदा हुए हैं के कलंक को लेकर के वो उसी में जी रही है, उसी को ढो रही है। अदर वैसियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा दुनिया उन साहूकारों की है जिसमें साहूकार लोग उनको जीने नहीं देते हैं। द मिडिल मैन, वो बिचौलिए। द पुलिस मैन, वे पुलिस मैन। और कीपर्स ऑफ लॉ, और वे जो कानून के रखवाले हैं, वे भी उनको जीने नहीं देते हैं। अर्थात दे आर नेवर हेल्पफुल फॉर देम, वे कभी भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और कौन कौन से हैं? द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अर्थात अधिकारीगण हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वे सभी भी उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, उनके समस्याओं को नहीं समझते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। कहते हैं उन सभी ने मिल करके उनके समस्या को दूर करने के बजाय उनकी समस्याओं को बद से बदतर बना दिया है। कहते हैं कि बिफोर यहाँ से बिफोर ही इज़ अवेयर, कहते हैं इसके पहले कि वो इसके लिए अवेयर हो, वो इसके लिए जागरूक हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसे स्वाभाविक रूप से अपने स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पिता लोगों ने स्वीकार किया था। अर्थात जिस प्रकार से यह चल रहा है उनको लगता है कि दिस इज़ ओनली द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद, सो दे नेवर अपोज देम, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, अब लेखिका कहती हैं कि जब मैं यही सारी बातें मुकेश के अंदर देखती हूँ, जब मैं मुकेश के इस तथ्य को दिखावे की भांति सोचती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिप्लाइज, जो कि कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, तो निश्चित रूप से वह एक गैरेज में जाएगा, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है इसलिए वह एक कार बनाने वाली दुकान में जाएगा, एक मोटर गैरेज में जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गार्बेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन ये जो गैरेज का काम है, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन वह पूछती हैं कि जो गैरेज है वो तो तुम्हारे यहाँ से बहुत दूर है, तुम कैसे वहाँ पहुँचोगे? गैरेज उसके घर से बहुत दूर पड़ता है। जिस पर वो रिप्लाई करता है ही सडनली साइलेंट, वह सडनली साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है और कहता है नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह ग्राउंड की तरफ घूरता हुआ कहता है, वो ज़मीन की तरफ घूरता हुआ कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, कहते हैं उसकी इस गुनगुनाहट में एक शर्म का भाव दिखाई पड़ता है जो अभी खेद में परिवर्तित नहीं हुआ है। अर्थात अभी वो छोटा है, अभी वो जो प्लान बना रहा है वो बना रहा है। ही इज़ ओनली लिविंग इन इमेजिनेशन, जब वो रियलिटी से सामना करेगा तब उसको लगेगा कि वास्तव में जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, जितना हम सोच लेते हैं। एक्चुअली ही हैज़ डिसाइडेड टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसने स्टार्टिंग में सोच रखा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, लेकिन द गैरेज इज़ नॉट सो नियर ऑफ हिज होम, उसके घर से नज़दीक नहीं है गैरेज, उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसका जो फैमिली सपोर्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बाद में डिसाइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार के सपने से ही कंटेंट है।
कार के सपने से ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हॉर्निंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसे वह अपने कस्बे की गलियों में आती हुई तेज़ आवाज़ में और हॉर्न बजाती हुई गाड़ियों से देखता है। जब तेज़ आती हुई आवाज़ें गाड़ियाँ उसके टाउन से, उसके घरों के पास से गुजरती हैं तो वो कल्पनाओं में खो जाता है और सोचता है कि एक दिन मैं भी मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज़ ना के बराबर उड़ते हैं। अर्थात फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत थोड़े से एरोप्लेन उड़ते हैं जिनका शोर भी नीचे तक सुनाई देता है। तो दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पुअर फैमिली दैट फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, एंड द बॉयज़ ऑफ द फैमिली आल्सो faces many problems if they want to come in the social places। कहते हैं जिस प्रकार से एक छोटे से परिवार से निकल कर के एक मुख्य धारा में आने के लिए कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसका रियल सीन यहाँ पर दिखाया गया है। तो गाइज इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा आपको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।